दोस्तों नमस्कार। 5 बड़ी वजहें जिनके कारण जीडीपी का स्तर गिरता है, इसके साथ साथ जीडीपी के बढ़ने और घटने से देश में वस्तुओं के प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और देश में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर किस तरीके से बढ़ता है, इन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कारण की अगर बात करें तो कंज्यूमर कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट। कंज्यूमर यानी हम और आप, कंजम्पशन यानी जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारी ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं उनकी हम खरीदारी करते हैं, उनकी हम मांग करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो निजी क्षेत्र के छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां जो वस्तुओं के उत्पादन के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं यानी पैसा लगाती हैं, उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोस्तों कंज्यूमर कंजम्पशन को हम मांग के साथ जोड़कर देख सकते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम उत्पादन के साथ जोड़कर देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम कपड़ा खरीदना कम कर दें तो टेक्सटाइल कंपनियां अपना कपड़े का उत्पादन भी कम कर देंगी। अगर हम गाड़ियां खरीदना कम कर दें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां गाड़ियों को उत्पादन भी कम कर देंगी। अगर हम घर खरीदना कम कर दें तो रियल एस्टेट की जो कंपनीज़ हैं वो घरों को बनाना कम कर देंगी। यानी जिस तरीके से हमारी मांग घटती है, हम खरीदारी करना कम करते हैं, उसी रिस्पेक्ट में सामने जो कंपनी या छोटे व्यापारी होते हैं वो उत्पादन को भी घटा देते हैं। यानी कंज्यूमर कंजम्पशन के घटने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी घट जाता है और कंज्यूमर कंजम्पशन के बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में जीडीपी क्या होता है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसमें हमने चर्चा की थी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही जीडीपी कहते हैं। तो उसमें एक वर्ड आया उत्पादन, यानी जो हम उत्पादन करते हैं वही तो जीडीपी होता है। यहाँ पर अगर हम कपड़े खरीदना कम कर दें, टेक्सटाइल में उत्पादन कम हो गया, घर खरीदना कम कर दें, रियल एस्टेट में उत्पादन कम हो गया, गाड़ी खरीदना कम कर दें, ऑटोमोबाइल में उत्पादन कम हो गया, तो अगर उत्पादन कम होता है दोस्तों, जीडीपी भी कम हो जाती है, क्योंकि उत्पादन ही कहीं न कहीं जीडीपी होती है। दोस्तों उत्पादन के कम होने से किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती है और कैसे गरीबी आती है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। दोस्तों हाल ही के महीने में पार्ले-जी कंपनी के वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। जब वस्तुओं की मांग कम होती यानी उनकी खरीदारी कम हो जाती है तो पार्ले-जी कंपनी उसी रिस्पेक्ट में उसका उत्पादन भी कम कर देती है। चूंकि उत्पादन कम होता है तो एम्प्लॉयज़ की भी कम ज़रूरत होती है, तो पार्ले-जी कंपनी 10,000 एम्प्लॉयज की छटनी करने की बात कहती है। दोस्तों अब आप देखिए, अगर पार्ले-जी कंपनी के प्रोडक्ट की मांग घट गई है तो उन्होंने उत्पादन भी घटा दिया। उत्पादन घटाया तो 10,000 एम्प्लॉयज की छटनी यानी 10,000 लोग बेरोजगार हुए, और 10,000 लोग अगर बेरोजगार हुए तो कहीं न कहीं वो गरीबी की ओर बढ़े। अब देखिए किस तरीके से मांग के घटने से उत्पादन घटा, उत्पादन के घटने से बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी के बढ़ने से गरीबी बढ़ी। आपने देखा इसी तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, सब जगह पर उत्पादन जब कम होता है तो उसी रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयज घटाए जाते हैं, यानी बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। दोस्तों आपको बता दें कि जीडीपी के घटने और बढ़ने से हर इनकम ग्रुप प्रभावित होता है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, अमीर वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो गरीब वर्ग होता है या जस्ट गरीबी से उभरा हुआ व्यक्ति होता है। दोस्तों नेक्स्ट कारण की अगर बात करें तो एनपीए का बढ़ना है। एनपीए जो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दोस्तों बैंक जो अपने कस्टमर को लोन देता है, लोन को चुकाने की ड्यू डेट के 90 डेज के अंदर अगर कस्टमर लोन को चुका नहीं पाता है तो बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर कर देता है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो जो बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है और उस लोन को अगर कस्टमर चुका नहीं पाता है और बैंक को लगता है कि ये पैसा डूब गया है या डूब सकता है, तो बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर कर देता है। दोस्तों एनपीए के बढ़ने से बैंक का घाटा होता है, बैंक का पैसा डूबता है। एनपीए के बढ़ने की कंडीशन में बैंक लोन देना कम कर देते हैं या बंद ही कर देते हैं। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे व्यापार हैं जो लोन पर ही डिपेंड होते हैं। उसमें से ऑटोमोबाइल और रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ज़्यादातर बिजनेस लोन के थ्रू ही करता है। दोस्तों अगर एनपीए बढ़ा और बैंक्स लोन देना बंद कर दें तो
आप सोचिए कि ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और इस क्षेत्र में लगे हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छटनी होना शुरू हो जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो बेरोजगार होंगे तो कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ेगी। दोस्तों, बैंकिंग और MSME सेक्टर एक ऐसे सेक्टर हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के बैकबोन माने जाते हैं और NPA के बढ़ने से GDP घटती है और GDP के घटने से किस तरीके से बेरोजगारी आती है और बेरोजगारी से किस तरीके से गरीबी आती है। नेक्स्ट कारण की बात करें दोस्तों तो रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज। दोस्तों, सरकारें योजनाएं या नीतियां इसीलिए बनाती हैं ताकि देश का विकास हो सके, देश के GDP ग्रो कर सके, लेकिन कभी कभी इन योजनाओं का प्रॉपर इम्प्लीमेंट न कर पाने की वजह से ये GDP या देश के विकास में विपरीत प्रभाव डालती हैं। जैसे BS4 से BS6 का अनाउंसमेंट, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, जो वायु प्रदूषण का एक मानक है जो मोटर व्हीकल पर लागू होता है। दोस्तों, BS4 की गाड़ियां मार्केट में चल रही थी, गवर्नमेंट ने BS4 से BS6 का अनाउंसमेंट किया कि हम BS6 लेकर आएंगे और 1 अप्रैल 2020 से पूरे कंट्री में लागू कर देंगे। दोस्तों, इससे होता क्या है कि जो भी कस्टमर गाड़ियां लेना चाह रहा था वो ये सोचता है कि BS6 आने ही वाला है तो हम BS4 की गाड़ियां क्यों खरीदें। इस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है और गाड़ियों की बिक्री बहुत हद तक कम हो जाती है। इससे देश की बहुत बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज, मारुति सुजुकी, टाटा, टोयोटा, इस तरह की कंपनियां एम्प्लॉयज़ की छटनी करना शुरू कर देती हैं, बहुत सारे अपने प्लांट को भी बंद कर देती हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी हद तक घाटे में चला जाता है। दोस्तों, मारुति सुजुकी, टाटा और टोयोटा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बताया कि अप्रैल माह में उनकी एक भी गाड़ी की बिक्री नहीं हुई। हालांकि इसके लिए ज़्यादातर देखा जाए तो कोरोना पैंडेमिक भी जिम्मेदार है। दोस्तों, BS4 से BS6 का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने इसलिए किया ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, लेकिन उसको लागू करने से पहले ही अनाउंस कर देने की वजह से इस सेक्टर में काफ़ी हद तक रिसेशन आ जाता है और काफ़ी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं। एम्प्लॉयज़ की छटनी होती है, बेरोजगारी बढ़ती है और ये एक गलत डिसीजन साबित होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि 2030 तक हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पर डिपेंड हो जाएंगे। इससे क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज हैं वो ये समझ नहीं पाती हैं कि वो पेट्रोल या डीजल पर फोकस करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करें। इस वजह से देश की बहुत बड़ी कंपनीज ने अपने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। हालांकि गवर्नमेंट ने डैमेज कंट्रोल किया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, लेकिन इससे काफ़ी हद तक नुकसान होता है। दोस्तों, इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी और GST के आने से MSME सेक्टर काफ़ी हद तक कोलैप्स हो जाता है। MSME सेक्टर यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो ज़्यादातर कैश पर डिपेंड करते हैं। डीमोनेटाइजेशन होने पर उनके पास एकदम से कैश की किल्लत आ जाती है और ये सेक्टर काफ़ी हद तक कोलैप्स कर जाता है। उसके बाद MSME सेक्टर रिकवरी कर ही रहा होता है कि एकदम से GST आ जाती है। GST के जो टैक्स स्लैब हैं, किस इनकम ग्रुप पे क्या लगने चाहिए, इनका ऑनलाइन प्रोसेस, इनका रजिस्ट्रेशन, ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से MSME सेक्टर भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन इसलिए लाया गया ताकि ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सके। GST एक टैक्स रिफॉर्म है जो टैक्सेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए लाया गया। ये अच्छे कदम थे, लेकिन इनको लाने से पहले MSME सेक्टर और अन्य जगहों पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी पहले से तैयारी नहीं की गई, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। इस वजह से ये काफ़ी हद तक GDP पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और GDP को गिराते हैं। दोस्तों, बैंकिंग और MSME ऐसे सेक्टर हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के बैकबोन माने जाते हैं। नेक्स्ट कारण है प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो मानसून पर काफ़ी हद तक आधारित होता है। अगर अच्छा मानसून है तो अच्छी फसल का उत्पादन होता है, अगर मानसून अच्छा नहीं होता है तो अच्छी फसल का उत्पादन भी नहीं होता है। अगर सूखा पड़ जाए तब भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अगर बाढ़ आ जाए तब भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मैंने इसके पहले वीडियोज़ में चर्चा कर रखी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर सूखा पड़ जाए, ओले पड़ जाएं या बाढ़ आ जाए या मानसून अच्छा नहीं होता है, उस केस में एक सेक्टर ही कंप्लीटली प्रभावित होता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं उसमें से एक सेक्टर को ही निकाल दिया जाए, आप सोचिए कि GDP पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है
इंपोर्ट का एक्सपोर्ट से ज़्यादा होना। दोस्तों इंपोर्ट यानी हम किसी अन्य कंट्री से वस्तुओं को खरीदते हैं, यानी हम पैसा देते हैं। एक्सपोर्ट यानी हम किसी वस्तु को दूसरी कंट्री में बेचते हैं, यानी हमको पैसा मिलता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे यहाँ नेगेटिव रहता है, यानी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। जीडीपी के घटने के कारणों में से एक कारण ये भी है। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जीडीपी को हम किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन में है तो कैसे हम इनको रिकवरी कर सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।